तो चलिए एक महीने बाद मुलाकात करते हैं और आज यहां ये प्रण करते हैं कि फिर इस कमेटी का काम हम तब तक स्थगित नहीं करेंगे जब तक कि भविष्य के भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक पूरा खाका तैयार नहीं कर लेते। 24 मार्च को जब कमेटी दोबारा मिली तो उसमें और लोग भी जुड़ चुके थे और इसके बाद कमेटी लगातार 10 बार मिलती रही ताकि मौलिक अधिकारों को लेकर एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो ये तय पाया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी, काम, व्यवसाय करने की पूरी आजादी होगी, सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रेंट्स एज द लॉ में इम्पोज। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मौलिक अधिकार के ऊपर संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, उससे संबंधित थी वो वीडियो। तो हेलो टू एवरीवन, और मैं करण वर्मा, आपको पॉलिटिकल साइंस टीचर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी ठीक से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th, और समझ ही गए होंगे आप वीडियो को देख के कि मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th का। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे आए और क्या इतिहास रहा, तो उस पर थोड़ा ध्यान डालते हैं। देखो पहली बार क्या था, पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा हमारे यहाँ पर अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। मांग की जाती है ब्रिटिशों से। मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, एक समिति के द्वारा अधिकारों का घोषणा पत्र जारी करते हैं और ब्रिटिशों से मांग करते हैं कि वो क्या करें, अधिकारों को जारी करें। फिर जैसे ही हमें आज़ादी मिलती तो हम अपने संविधान में क्या करते हैं, जब संविधान बन रहा होता है उस समय मौलिक अधिकारों को डालते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाई थी वीडियो की, तो वो संविधान सभा की है, मतलब रियल संविधान सभा की नहीं है, वो बनाई गई है। तो उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई थी और शामिल किया गया था। और इन अधिकारों को, मौलिक अधिकार वो अधिकार थे, इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि इनको संविधान में सूचीबद्ध किया गया था और सुरक्षा दी गई थी, और संविधान ही इनको खुद संरक्षण प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में इन मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। और मौलिक अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और इनकी सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए हैं। सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान खुद संरक्षण देता है, सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती, और इनको सुरक्षा प्रदान है संविधान के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इनको संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। और जब क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो आपको यही लिखना है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में सूचीबद्ध तरीके से लिखे गए हैं, जिनको संविधान खुद संरक्षण प्राप्त करता है और सुरक्षा देता है, और सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो, मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार, इसका एक क्वेश्चन आता है कि आपको बताना होता है कि भाई जो मौलिक अधिकार है और अन्य अधिकार में क्या अंतर है। तो देखो, मौलिक अधिकार की सुरक्षा संविधान के द्वारा की जाती है, और संवैधानिक उपचार के द्वारा आपको पता होगा कि संविधान के द्वारा खुद मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसके द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन होता है, तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत न्यायालय में जा सकता है और जिस अधिकार का हनन हुआ है उसको लेकर वो मांग कर सकता है कि जिस व्यक्ति ने करा है उसको दंड दिया जाए। तो इस तरीके से संविधान के द्वारा खुद इसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, और मौलिक अधिकार में परिवर्तन संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। इस संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत 2/3 बहुमत, ठीक है, कुल सदस्यों का। तो संविधान मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है कि जब मर्जी करा सरकार ने, कि संसद ने कानून बना दिया या संशोधन कर दिया मौलिक अधिकारों में, या कोई भी मौलिक अधिकार हटा दिया। उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होगा और आसानी से संशोधन नहीं होगा, और एक पूरी संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अन्य अधिकारों से अलग होते हैं, और अन्य अधिकारों को विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इतनी बड़े संशोधन की ज़रूरत होती है, वो आसानी से चेंज हो जाते हैं। सरकार का कोई भी अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये तीनों ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, संविधान ये कहता है। अब आते हैं जो दूसरे अधिकार होते हैं, तो इनकी सुरक्षा कानून द्वारा की जाती है। इनको सिर्फ कानूनी मान्यता होती है, इनको संविधान का संरक्षण नहीं होता है। कानूनी अधिकार के परिवर्तन संसद के द्वारा पारित साधारण कानूनों से किया जा सकता है। मतलब संसद नॉर्मल सा कोई भी
विधेयक पारित करके इनमें क्या कर सकती है, कानूनों से में मतलब साधारण कानूनों से ये क्या कर सकती है, पारित करके इसमें चेंज ला सकती है। कानूनी अधिकारों में संसद द्वारा परिवर्तन करके इन अधिकारों को रद्द किया जा सकता है। कानूनों अधिकारों में संसद द्वारा क्या करा जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और अधिकारों को, इन अधिकारों को जो मतलब अन्य जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार के अलावा, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है और उनको रद्द भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में अंतर बता सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारे 6 अधिकार हैं, तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। पहले ये थे तो 7, बट अभी 6 रह गए हैं। मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से। देखो, पहला जो समानता का अधिकार है वो हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 हमारे संविधान में दे रखा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद भाग 3 में और अनुच्छेद 14 से 32 हमारे संविधान में 12 से 32 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 32। और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से 24। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो 29 से 33। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 में। और 7वां जो मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था वो 1978 में 44वें संशोधन के तहत हटाया गया था। ये था 7वां, बट इसको हटा दिया जाता है और 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये थे 6 मौलिक अधिकार। अब मैं इनको बताऊं। समानता का अधिकार से मतलब ये है, अभी हम देखेंगे भी, क्वेश्चन भी देखेंगे कि भाई जो समानता का अधिकार है कि हर एक व्यक्ति को पूरे समाज में समानता दी जाएगी, किसी के साथ असमानता नहीं की जाएगी। हर क्षेत्र में, हर एक काम में, हर जगह समानता होगी। स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपनी आज़ादी का प्रयोग कर सकता है दूसरे को नुकसान पहुँचाए बिना। अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, जमीन कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, रह सकता है, ये सब कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो अधिकार है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था और अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने हिसाब से वो किसी भी धर्म का पालन और किसी भी धर्म को अपना सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार वो अधिकार है जिसके तहत अल्पसंख्यक को विशेष शिक्षा और सांस्कृतिक प्रावधान दिए गए हैं कि जिससे उनकी संस्कृति का शोषण ना किया जा सके, उनको शिक्षा में उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि अल्पसंख्यक समूह ऐसे होते हैं समाज में जो सबसे पिछड़े होते हैं, उनको ना ही शिक्षा में उनका अच्छा योगदान होता है, ना ही वो सरकारी जो पदों पर होते हैं। तो इसलिए उनको ये अधिकार दिए गए ताकि वो शिक्षा और संस्कृति को अपनी बचा के रख सकें और शिक्षा को बढ़ा सके। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन 5 अधिकारों की रक्षा करता है। ये अधिकार, इसको अंबेडकर ने आत्मा और हृदय की संख्या दी थी। संविधान का आत्मा और हृदय की संख्या किसको दी थी? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 7वां मौलिक अधिकार मैंने बताया कि इसको हटा दिया गया था। तो ये थे अपने 7, और इसको आप बुक में इजीली बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, देन मैं उसको समझाता हूँ और बताता हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इस प्रकार आपके अधिकारों के बारे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समानता और समता और समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो देखो, इसमें व्याख्या क्या करनी है कि कानून के समक्ष सभी सामान्य तथा कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा। कि हमारे यहाँ पर समानता का अधिकार इस बात की मंजूरी देता है कि भाई कानूनों के समक्ष सबको समान माना जाएगा, समान संरक्षण दिया जाएगा। इसमें अमीर गरीब कोई नहीं है। अगर किसी ने किसी को मारा है तो जितनी सज़ा उसको भी होगी जितनी गरीब को होगी। तो इस प्रकार इसमें समानता है। और राज्य नागरिकों में धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य क्या करेगा? अपने आप को धर्म निरपेक्ष रखेगा, जैसे कि हमने कर रखा है अपने संविधान में। और राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव तो कर ही नहीं सकता। और सार्वजनिक स्थलों को सबके बिना किसी भेदभाव के प्रवेश करने का अधिकार है। मतलब सार्वजनिक जो स्थल होते हैं ना, मंदिर, सबको बिना किसी भेदभाव के प्रवेश एंटर करने का अधिकार दे रखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जाके सार्वजनिक स्थलों में जा सकता है। इंडिया के कहीं पे भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी सार्वजनिक स्थल जो पब्लिकली कोई ऐसा प्लेस है वहाँ पर वो कोई भी हर एक व्यक्ति जा सकता है। तो उसके साथ असमानता नहीं की जाएगी। और लोक सेवा की भर्तियाँ, ये अनुच्छेद 15 मेरे ख्याल 15 में है कि कोई भी जैसे लोक सेवा होगी, मतलब सरकारी जॉब वगैरह, किसी भी प्रकार की जॉब वगैरह में आपके साथ धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। इसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा कि उसकी योग्यता देखी जाएगी, उसका धर्म, जाति, लिंग ये नहीं देखा जाएगा। तो इस प्रकार हम समानता के अधिकार की व्याख्या कर सकते हैं। बहुत ईजिली है, तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा।
हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार आस्था रखने, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। वह कोई भी धर्म अपना सकता है तथा उसका पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है अपने धर्म का जिसमें उसकी आस्था हो। तो इस तरीके से ये आज़ादी दे रखी है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन और विशेष तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। और धार्मिक मामलों में प्रबंधन भी है और विशेष तरह की संस्थाओं में क्या होता है, धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता होती है। जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं जहाँ पर क्या होता है, धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता भी दी गई है कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, धार्मिक निर्देश दे सकते हो जहाँ पर ज़रूरत हो। और राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। और एक चीज़ ये भी है, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति, सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार, आस्था वगैरह जो भी है वो व्यक्त कर सकता है, अपना सकता है। बट राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को ना प्राथमिकता दी जाएगी, ना तवज्जो दिया जाएगा और ना ही राज्य किसी धर्म को उच्च मानते हुए उसको विशेष क्षेत्र अधिकार दे सकता है, ना ही उसके पक्ष में कुछ कर सकता है, ना ही किसी संस्था में उस धर्म को बढ़ावा दे सकता है। समझ रहे हो? तो ये भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ताकि धार्मिक स्वतंत्रता बनाई जा सके, दूसरे धर्मों के साथ भी उनको भी समानता मिल सके, ठीक है, स्वतंत्रता मिल सके, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे आ सकते हैं सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों की व्याख्या। बट राज्य, उसमें मैं वो भूल गया कि राज्य क्या कर सकता है, धर्म और धर्म में और हस्तक्षेप कर सकता है। जब कर सकता है जब उसमें किसी भी धर्म में सामाजिक कुरीतियाँ हो, जैसे कि पहले सती प्रथा होता था, महिलाओं को जला दिया जाता था, तो संविधान उस समय क्या करेगा, सरकार उसमें दखल अंदाजी राज्य कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रथाएं ये बहुत क्रूर हैं, है ना। बाल विवाह, इन सब में अब क्या कर सकता है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। बेशक ये धार्मिक, जैसे हिंदू धर्म में ये था, है ना, बट इसमें राज्य कर सकता है क्योंकि ये सामाजिक तौर पर बहुत गलत प्रथा है। चलो अब देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की व्याख्या। तो अल्पसंख्यकों को, अब हमारे यहाँ पर तुम देखते हो कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति और लिंग के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक लोग भी हैं, है ना। अपनी जाति के अलग अनेक जाति और अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं और अल्पसंख्यक होती हैं जिनकी संख्याएं बहुत कम होती हैं, वो लोग भी पाए जाते हैं। अब उनको क्या करा गया है, हमारे संविधान में संरक्षण दिया गया है ताकि वो भी सभी की तरह एक समान पूर्ण जीवन जी सकें। तो उनको क्या है कि अल्पसंख्यकों को भाषा संस्कृति का संरक्षण देने का अधिकार है, कि अल्पसंख्यक को विशेष तौर पर उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को संरक्षण दिया गया है, सुरक्षा दी गई है इस अधिकार के तहत, कि उनकी संस्कृति और उसकी भाषा को कोई दबा नहीं सकता। और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। सरकार इन संरक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में भेदभाव नहीं कर सकती। भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को संरक्षित भी कर सकते हैं, विकसित भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और सरकार इन संरक्षण शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में भी भेदभाव नहीं कर सकते, कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं और सरकार उनको पैसे भी देगी, सहायता भी दे सकती है। तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ताकि उनकी शिक्षा में ज़्यादा अच्छा उनका स्तर बनाया जा सके, उनकी संस्कृति को बचाया जा सके, क्योंकि वो देश में अल्पसंख्यक है, उनकी कम जनसंख्या है, क्योंकि उनको डर है कि हमारी संस्कृति भाषा कहीं छुप ना जाए, लुप्त ना हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर करेंगे, देखेंगे क्या अंतर होता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई बेल आइकन को भी दबाएं, और सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।